नमस्कार मित्रों, आज हम बीए भाग तृतीय के सेकंड पेपर भारतीय समाज के संदर्भ में चर्चा करेंगे। भारतीय समाज में मैं आज आपसे वर्ण व्यवस्था पे चर्चा करूंगा। शायद आप में से अधिकांश या सभी विद्यार्थी वर्ण के नाम से परिचित होंगे। आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा भी होगा कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ रही है वर्ण व्यवस्था। पूरा नाम तो इसका वर्णाश्रम व्यवस्था है। आश्रम की चर्चा मैं मेरे अगले वीडियो में करूंगा। आज हम बात करेंगे वर्ण की। विश्व के सभी समाजों में सामाजिक वर्ग आवश्यक रूप से पाए जाते हैं। इतना अवश्य है, कहीं सामाजिक वर्गों का निर्माण जन्म से, कहीं धन से, कहीं मनुष्य की प्रवृत्ति और व्यवसायों के आधार के ऊपर ये पाया जाता रहा है। भारतीय सामाजिक विचारकों ने भी मनुष्य की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक नियंत्रण की एक ऐसी योजना को अपनाया जिसके अंतर्गत 4 वर्ग बताए, और ये 4 वर्ग ही 4 वर्णों की बात कर रहे हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सॉरी, वर्ण शब्द का जहाँ तक तात्पर्य है, वर्ण से तात्पर्य है हमारा चुनाव करना, रंग या वृत्ति से। वर्णों की उत्पत्ति के संदर्भ में परंपरागत सिद्धांत है, आपको बताया हुआ है। पिछले जाति के पाठ में मैंने आपसे बताया था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में भी वही बात कही है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, हाथों से क्षत्रियों की, उदर पेट से वैश्य की और पाँवों से शूद्रों की हुई। अगर हम चारों वर्णों के कर्तव्यों की अगर हम बात करें तो जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण धर्म है, उसके अंदर मुख्यतः इंद्रिय संयम की बात की गई है। मनुस्मृति के अनुसार वेदों का अनुशीलन, तप, अध्ययन, अध्यापन एवं यज्ञों का संपादन ब्राह्मण का प्रमुख दायित्व है। क्षत्रिय का मूलतः दायित्व है रक्षा संबंधित कार्य करना, परोपकार करना, प्रजा की रक्षा करना, युद्ध में वीरता दिखाना क्षत्रिय धर्म के प्रमुख कर्तव्य है। वैश्य धर्म का अगर हम बात करें तो वैश्यों का प्रमुख धर्म है मनुष्य के जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए व्यापार या आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन करना या उनका आदान प्रदान करना, या उसके लिए मनुष्य के भरण पोषण के लिए एक संस्थागत ढांचे का निर्माण करना। जहाँ तक शूद्र धर्म की बात है, इन तीनों जिनकी हमने पूर्व में चर्चा की, इनका सेवा करना शूद्र धर्म का प्रमुख धर्म है। अगर वर्ण व्यवस्था की अगर मैं विशेषताओं की बात करूं तो श्रम विभाजन पे आधारित है, डिवीजन ऑफ लेबर है इसमें। दूसरी बात है ये विशेषीकरण में सहायक है। श्रम विभाजन, विशेषीकरण। तीसरी बात है गुण एवं स्वभाव पे आधारित, जिसकी जैसी प्रवृत्ति, जिसकी जैसी अभिरुचि, उसके अनुसार। वर्ण व्यवस्था खुली व्यवस्था है जहाँ एक वर्ण से दूसरे वर्ण में व्यक्ति आ जा सकता है। तो गुण एवं स्वभाव पर आधारित। शक्ति और अधिकारों का इसमें स्पष्ट विभाजन है और व्यवसायों की पूर्ण निर्धारण कर दिया गया है कि ब्राह्मण क्या कार्य करेगा, क्षत्रिय क्या कार्य करेगा, वैश्य क्या कार्य करेगा, इनका पूर्ण निर्धारण है। गुणात्मक प्रेरणा, वर्ण व्यवस्था क्या कर रही है? व्यक्ति को प्रेरित कर रही है कि वो अपनी योग्यता क्षमता में वृद्धि करे और एक वर्ण से दूसरे वर्ण में भी आ जाए। आध्यात्मिकता पे जोर है। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत की यहाँ बात की गई है। अगर सोशोलॉजिकली अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। वो इम्पोर्टेंस है पहली तो कि ये कर्तव्य पालन की प्रेरणा देती है।
वर्ण व्यवस्था व्यक्ति को अपने जिस वर्ण में उसका जन्म हुआ है उसके अनुरूप जो उसके कर्तव्य हैं, कार्य हैं, उनकी प्रेरणा की बात करती है। दूसरी वही बात श्रम विभाजन में विशेषीकरण। श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर, कार्यों का विभाजन। जैसे हमारे परंपरागत समाजों में कैसे है सॉरी परंपरागत समाजों में होता था लिंग, आयु, जाति के आधार पे, और आधुनिक सभ्य जटिल औद्योगिक समाजों में किसके आधार पे? शिक्षा, योग्यता, क्षमता के आधार के ऊपर है। और विशेषीकरण से तात्पर्य है कि जब व्यक्ति किसी कार्य को निरंतर करता है तो उसको उस कार्य में क्या हो जाती है? दक्षता हासिल हो जाती है। तीसरी है लचीली व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था मूलतः कठोर व्यवस्था नहीं थी, बंद व्यवस्था नहीं थी, खुली व्यवस्था थी, जहाँ व्यक्ति एक वर्ण से दूसरे वर्ण में आ जा सकता है। यानी जाति की तरह बंद नहीं है, जाति तो एक बंद ढांचा है, लेकिन वर्ण मूलतः एक खुली व्यवस्था है जहाँ व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता, अभिरुचियों में परिवर्तन करके एक से दूसरे वर्ण में आ जा सकता है। सामाजिक संघर्षों से छुटकारा। संघर्षों का जन्म समाज में कब होता है? एक अनार 100 बीमार। जब व्यक्ति में योग्यता, क्षमता न होते हुए उसके लिए दावा पेश करे तब होता है। लेकिन वर्ण व्यवस्था तो पूरी तरह ओपन है, पूरी तरह लचीली है, जहाँ व्यक्ति के कार्यों का स्पष्ट विभाजन है, शक्ति अधिकारों की स्पष्ट बात की गई है, तो वहाँ फिर संघर्ष होने की संभावना ही नहीं है। समानता की नीति पर आधारित है। यहाँ हमने किसी को श्रेष्ठहीन नहीं कहा है। जिस तरह से जाति में उच्चता निम्नता की बात कही है, हमने वर्ण व्यवस्था में कहीं भी उच्चता निम्नता नहीं कही है। यानी यहाँ सब क्या है? इक्वल है। और लास्ट शक्ति संतुलन बनाए रहना। यहाँ व्यक्ति क्या होगा? वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ये प्रयास किया गया है कि विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ कुछ व्यक्तियों या कुछ समूहों में ही केंद्रित ना हो। समाज में शास्त्र या ज्ञान शक्ति, शस्त्र या सेना बल, अन्न या संपत्ति तथा सेवा या श्रम का बल नामक 4 प्रकार की शक्तियाँ पाई जाती है। इन सभी शक्तियों में कुछ ही व्यक्तियों और उनके किसी विशेष समूह में केंद्रित हो जाने पर समाज में अत्याचार के बढ़ जाने की संभावना रहती है। यही कारण है कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत चारों शक्तियों और उनसे संबंधित पुरस्कारों को अलग अलग रखा गया है। समाज को अन्याय और अत्याचार से बचाने के लिए इस व्यवस्था में सम्मान, शासन एवं धन को एक दूसरे से पृथक रखा गया है। यानी वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था से पूर्व की व्यवस्था थी, पूरी खुली व्यवस्था थी, जहाँ व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता के अनुसार अपने वर्ण का चुनाव कर सकता था। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन उसकी अभिरुचि स्वर्ण का कार्य करने की थी, तो वो वैश्य वर्ण में जा सकता है। सेवा की है तो शूद्र में जा सकता है। रक्षा की है तो वो क्षत्रिय में जा सकता है। यानी एक बड़ी ही साइंटिफिक व्यवस्था, बड़ी ही वैज्ञानिक व्यवस्था, जहाँ व्यक्ति की योग्यता, क्षमता की बात की गई है। और यही व्यवस्था कालांतर में हमारी जाति व्यवस्था में बदल गई, जहाँ कार्यों को हमने क्या कर दिया? बांध दिया। जहाँ कार्यों के आधार पर व्यक्ति के जन्म का निर्धारण हमने कर दिया। तो ये जाति व्यवस्था बाद में आई है और वर्ण व्यवस्था इसकी पूर्ववर्ती व्यवस्था है। धन्यवाद मित्रों।